24 जनवरी 2023 न्यूयॉर्क में आधारित एक रिसर्च बेस्ड कंपनी ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो उद्योगपति सिर्फ फ्रॉड ही नहीं है बल्कि उसने अपनी कंपनियों में बहुत सारा काला पैसा भी लगा रखा है। इस रिपोर्ट के बाद उस उद्योगपति की कंपनियों के शेयरों में सीधी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट का असर पूरी मार्केट में देखने को मिला। आज की डेट में स्थिति यह है कि वो उद्योगपति अपनी सफाई पेश कर रहा है लेकिन देश के लोगों को उस पर यकीन ही नहीं। आज जानेंगे कि उद्योगपति की सफाई में कितनी सच्चाई है और क्या हिंडनबर्ग इस तरह की रिपोर्ट जारी करके शेयरों से फायदा उठाती है। जानेंगे सब कुछ बड़ी ही बारीकी और विस्तार से। नमस्कार साथियों, धक धक इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षेंद्र दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सारे फसाद की शुरुआत होती है 23 जनवरी को, जब हिंडनबर्ग नाम की रिसर्च करने वाली कंपनी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग की बैक स्टोरी क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की इस कंपनी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने की थी। अगर आप थोड़ा सा भी वर्ल्ड हिस्ट्री और न्यूज़ को कवर करते हैं तो आपने हिंडनबर्ग का नाम सुना ही होगा। हिंडनबर्ग साल 2037 में घटी हुई एक दुखद घटना है जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। इस घटना के दौरान हिंडनबर्ग नाम का एक प्लेन हवा में ही आग लगने के कारण आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया था। इसमें घायल तो पूरा प्लेन हुआ था लेकिन मरने वालों की संख्या 36 थी। और नाथन एंडरसन के अनुसार ये घटना एक ऐसी घटना थी जो इंसानों की गलती से हुई थी और इसे टाला जा सकता था और उनकी कंपनी इंसानों की गलतियों को रिसर्च करेगी। इसीलिए उनकी कंपनी का नाम होगा हिंडनबर्ग रिसर्च। दुनिया के कई हिस्सों में हिंडनबर्ग का नाम तब पहुंचा जब उनका नाम अडानी ग्रुप से जुड़ा, लेकिन अमेरिका में हिंडनबर्ग का नाम साल 2020 में तब सुर्खियों में आया जब हिंडनबर्ग ने निकोला कॉर्प्स नाम की एक कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट पर पहले तो निकोला कॉर्प्स ने बहुत ही नानुकर की, लेकिन इसके बाद उस कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। तब से हिंडनबर्ग का रुतबा अमेरिका में बढ़ गया। हालांकि ये पॉइंट भी आपको बता दें कि उन इल्जामों में से अब तक परिणाम तक कोई सा भी इल्जाम नहीं पहुंचा। हिंडनबर्ग ने इसके बाद क्लोवर हेल्थ रिपोर्ट जारी की और अब उसकी तीसरी रिपोर्ट अडानी ग्रुप के बारे में है। अडानी ग्रुप भारत के जाने माने उद्योगपतियों में से एक है, इसलिए उसकी बैक स्टोरी आपको पता ही होगी। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की स्थापना की थी और वहां से उसकी लगातार मेहनत और अथक प्रयासों के कारण ही भारत कई क्षेत्रों में लीड कर रहा है। और खुद गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन हिंडनबर्ग के इल्जामों ने उनकी रैंक को नीचे पहुंचा दिया। अडानी समूह पर पहला इल्जाम है अपने शेयर को ओवर प्राइस रखने का। हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया है कि अडानी समूह के शेयर मार्केट से 85% ज़्यादा कीमत के हैं। दूसरा इल्जाम है टैक्स को बचाने का। सीधी भाषा में कहा जाए तो काले पैसे को विदेशों के जरिए निवेश करवाकर उन्हें वाइट करने का, वो भी बिना टैक्स दिए। इसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि उन्होंने कई बार दूसरी कंपनियों को पैसे दिए और कई बार उन देशों में अपनी कंपनियां बनाई और उनके जरिए पैसा पंप किया। तीसरा इल्जाम है लोन लेने का। अडानी समूह पर बहुत बड़ी अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट लोन के रूप में मौजूद है, जो कि उसकी टोटल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। अब इन इल्जामों के काउंटर की बात करते हैं। ये सभी इल्जाम कॉमन सेंस से सुलझा सकते हैं। पहला इल्जाम यानी शेयर की कीमत ज़्यादा होने की बात करें तो बहुत से फर्जी एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर उनकी फील्ड की दूसरी कंपनियों से जमीन आसमान के अंतर पर है। ये फर्जी एक्सपर्ट्स इसलिए हैं क्योंकि एक कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी के शेयर पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के तौर पर सीएट का एक शेयर 1600 रुपये का है और एमआरएफ का एक शेयर 90,000 के ऊपर का है। अगर रोनाल्डो के कोक की बोतल हटाने से शेयर की प्राइस गिर सकती है तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर ब्रांड का परसेप्शन भी है। और अडानी ग्रुप जिस तरह से इंडिया को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लीड कर रहा है, उससे लोगों की अडानी के प्रति इज्जत बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडानी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा शेयर की कीमत। दूसरे इल्ज़ाम की बात करें तो उस पर सबूत के कॉलम में दिखाने के लिए हिंडनबर्ग के पास कुछ खास नज़र नहीं आता। कम से कम उनके पास दावों के सिवाय आज की डेट में कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि इस बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च काफ़ी एग्रेसिव ढंग से ये दिखाती हुई नजर आ रही है कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर उसके पास सबूत होते तो वो पहली ही रिपोर्ट में नजर आते। तीसरा इल्जाम है कि अडानी समूह पर कर्जा बहुत है। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के बीच टाटा ग्रुप के सिर्फ टाटा मोटर्स पर ही 1.49 ट्रिलियन रुपयों का कर्जा है। मुकेश अंबानी का बिजनेस समूह भी अभी 2 साल पहले ही कर्ज मुक्त हुआ है, वो भी जब उन्होंने लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई। भारत में कोई ऐसा बिलियनियर नहीं है जो या तो लॉस में ना हो या डेप्ट में ना हो।
हाँ, अडानी के केस में बहुत सा पैसा बैंकों का है, इसलिए चिंता होनी जाहिर है, लेकिन ये चिंता भारत के लोगों को होनी चाहिए, न कि उन्हें जो भारत की अर्थव्यवस्था गिराकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हों। अडानी समूह के इल्ज़ामों पर बात करने के बाद अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग पर सबसे पहला इल्ज़ाम है शॉर्ट सेलिंग करने का। शॉर्ट सेलिंग के बारे में आसान भाषा में कहा जाए तो ये भी ट्रेडिंग जैसा ही है, लेकिन रिवर्स ढंग से। ट्रेडिंग के दौरान आप उम्मीद करते हैं कि आपके शेयर की कीमत बढ़े और उससे आपको मुनाफा हो सके, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के दौरान आप शेयर को ट्रेडर से बोरो करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक फिक्स टाइम तक आप इसे अपने पास रखेंगे, जैसे एक हफ्ता या एक महीना। जब आपने शेयर लिया तो इसकी कीमत 10 रुपये थी। अगर एक हफ्ते में शेयर की कीमत 12 रुपये हो गई तब आपका 2 रुपये का घाटा हो जाएगा, लेकिन अगर एक हफ्ते में कीमत 5 रुपये हो गई तब आपका 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग इसी तरह से काम करती है और हिंडनबर्ग पर ये इल्ज़ाम निकोला के समय भी लगा था, उनकी दूसरी रिपोर्ट के दौरान भी लगा था और अडानी प्रकरण के समय भी उन पर यही इल्ज़ाम लग रहा है। अडानी समूह की बात करें तो इनके लिए इस तरह के इनपुट न तो जांच एजेंसियों की तरफ से आए और न ही किसी खोजी पत्रकार ने इन कमियों को निकाला। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप की मौजूदा सरकार से नज़दीकियां हैं, जिसके कारण उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके जवाब के 2 पहलू हैं। पहला ये कि मौजूदा सरकार ने मेक इन इंडिया जैसा नारा दिया और जिन जिन उद्योगपतियों ने भारत की इकोनॉमी को सक्षम बनाने में मदद की है उनकी मौजूदा सरकार से नज़दीकियाँ हैं, चाहे वो जियो वाले अंबानी हों या फिर SUV वाले महिंद्रा हों या फिर टेस्ला को टक्कर देने वाली कंपनी जिसने EV बनाई यानी कि टाटा हो। जवाब का दूसरा पहलू ये है कि चलिए मान लिया कि दोनों की नज़दीकी है। आज से 30 साल पहले की बात करें तो एक स्कैम हुआ था जिसमें माना जाता है कि खुद प्रधानमंत्री तक इन्वॉल्व थे। सुचेता दलाल ने उस स्कैम की कमर तोड़ दी थी। क्या भारत में सुचेता दलाल जैसे होनहार पत्रकारों ने जन्म लेना बंद कर दिया है? और अब एक और पहलू की बात करते हैं जिसकी तरफ शायद ही आपका ध्यान गया हो। हिंडनबर्ग पर शॉर्ट सेलिंग का इल्ज़ाम तो है और वो 2020 से है, लेकिन उन्होंने अडानी को ही क्यों चुना? लुइस वेटन और मोंटे हेनरी का भी डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ साफ साफ फ्रॉड हुआ है। LV वाले कोर्ट में जाकर थक गए, लेकिन उनकी तरफ हिंडनबर्ग का ध्यान तक नहीं गया। उन्होंने अडानी को चुना और भारत को चुना तब जबकि भारत के चुनाव में सिर्फ 1 साल रह गया है। अडानी सुर्खियों में कई सालों से हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर नहीं चुने जाते, उनका नंबर तीसरे नंबर पर आता है जब भारत में चुनाव आ चुके हैं। हम इन डॉट्स को बिना मिलाए ही आपके लिए छोड़ देते हैं। आप इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करिए और उसके बाद आप खुद ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मामला किस तरह की प्लानिंग से मुश्किल बनाया जा रहा है। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो गूगल पर हिंडनबर्ग वर्सेस निकोला ग्रुप या हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर्स के नाम से सर्च कीजिए और आपको बहुत सारी बातें साफ साफ नजर आने लगेगी। ये वक्त है एकता दिखाने का। हमारे देश में ही कहा जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन एक 6 लोगों के स्टाफ की कंपनी ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया। ये उसकी ताकत नहीं है, हमारा अविश्वास है। ये हमारी गलती है कि हमें एकता न दिखाने के कारण इतिहास में कई बार हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हिंडनबर्ग के मुरीद हो चुके हैं। भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो में बताए गए तथ्य जरूर पता होने चाहिए। हमने अपनी तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च की कमर तोड़ दी, अब जिम्मेदारी आपकी। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल धक धक इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।